Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss 21 important points of current affairs of today. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आज के 21 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये वीडियो जो है अंत तक जरूर बने रहिएगा इसमें, क्योंकि जानने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो लेटेस्ट इवेंट घटनाएं घटी हैं। और इस नोट्स की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इससे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हनुमान स्टडीज के वेबसाइट पे जाकर के आप इंटरेस्टिंग जीके के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 25 सितंबर 2024। तो जो हनुमान स्टडीज पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलता है वो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि नई चीजें घटती रहती हैं और उससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वो वीडियो शेयर कीजिए या नोट शेयर कीजिए, इट इज अप टू यू, क्योंकि ये नोट्स पीडीएफ फ्री में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप वेबसाइट पे भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। हमारा पहला पॉइंट है कि कुपोषण मुक्त झारखंड इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट कोडरमा। झारखंड के कोडरमा जिला में कुपोषण मुक्त झारखंड अभियान चलाया गया। अब इसके अभियान की जानकारी कुछ इस प्रकार है कि 24 सितंबर को केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कुपोषण मुक्त झारखंड कार्यक्रम में बेहतर पोषण को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कुपोषण को समाप्त करना है। ये तो इसमें शामिल हुई श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो 24 सितंबर को ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया गया था और इसमें बेहतर उद्देश्य इसका उद्देश्य क्षेत्र में कुपोषण को समाप्त करना है। ये तो माल न्यूट्रिशन एलिमिनेट हो सके, माल न्यूट्रिशन खत्म हो सके, तो इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब इसकी गतिविधियों में कुछ है कि कार्यक्रम में पोषण शपथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चर्चा, पीएमएमवीआई लाभार्थियों के लिए सहायता और 10वीं और 12वीं की कक्षा के अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को पुरस्कार शामिल थे। ठीक है, तो ये कुपोषण मुक्त झारखंड में 10वीं और 12वीं के बच्चों जो अच्छे अंक लाए थे तो उनको पुरस्कारित किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शपथ लिया गया। इसके अलावा गोद भराई बच्चे का शुभारंभ, अन्नप्राशन, ठीक है, पहली ठोस भोजन समारोह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो इसमें अलग अलग भिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो इसके बारे में डिटेल में इसका आप लिंक वेबसाइट पे जाकर के इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसका लिंक वहां पे दिया हुआ है। आगे क्या है कि पोषण अभियान, इस कार्यक्रम को कुपोषण मुक्त झारखंड जो किया गया, इसको किया गया पोषण अभियान के दौरान। तो यह एक सरकारी कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को शुरू किया था। ठीक है, पोषण अभियान जो है प्रधानमंत्री के द्वारा 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरी लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण में सुधार करना है। ठीक है, पोषण अभियान का उद्देश्य जो है वो बच्चों, ठीक है, छोटे जो बच्चों जो है, किशोरी लड़कियां जो बालिकाएं हैं, फिर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण में सुधार करना है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जो था झारखंड कुपोषण मुक्त। ठीक है, कुपोषण मुक्त झारखंड। हमारा दूसरा पॉइंट है कि एंगेजिंग फोरकास्टर्स एंड इकोनॉमिस्ट जीडीपी एंड सीपीआई समिट ऑन 24 सितंबर 2024 इन मुंबई। पूर्वानुमानकर्ताओं और अर्थशास्त्रों के साथ संवाद। 24 सितंबर 2024 को मुंबई में जीडीपी और सीपीआई शिखर सम्मेलन हुआ। तो डेट और इवेंट डेट एंड लोकेशन कहाँ का हुआ, तो एमओएसपीआई 24 सितंबर 2024 को मुंबई में जीडीपी और सीपीआई के पूर्वानुमानकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर रहा है। ठीक है, एमओएसपीआई जो है 24 सितंबर को मुंबई में जीडीपी और सीपीआई के पूर्वानुमानकर्ताओं, ठीक है, फोरकास्टर्स, ये फोरकास्टर्स हो गए, और ये जीडीपी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री जो है, तो इनके बीच में ये आयोजन कराया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस आयोजन का, तो बैठक का उद्देश्य जीडीपी और सीपीआई डेटा का उपयोग करने वाले पूर्वानुमानकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों में फीडबैक और सुझाव इकट्ठा करना है, ताकि इन आर्थिक संकेतों को सुधार किया जा सके। तो जीडीपी और सीपीआई से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए सरकार को, उसमें और बेहतर उपलब्धियां ला सके और अच्छी फैसिलिटीज लोगों तक पहुंच सके, तो इन सब चीजों को इकट्ठा करना है उसमें उसका काम। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, तो यह इंटरेक्शन जीडीपी और सीपीआई से संबंधित कार्यप्रणाली और डेटा स्रोतों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। अब इसमें जो है जीडीपी और सीपीआई से संबंधित कार्यप्रणाली और डेटा स्रोतों, डेटा सोर्सेस को रिलेट करके उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, जिसके सहयोग से कोऑपरेटिव मैनर में इसे अपनाया जाएगा, ताकि और भी बेहतर बनाया जा सके इन सब चीजों को। प्रस्तुतियां हुई इसमें, कुछ कार्यक्रम में राष्ट्रीय खातों और मूल्य सांख्यिकी पर प्रस्तुतियां भी शामिल की जाएंगी, जिसकी इसकी उपयोगिता बढ़ सके। ठीक है, तो वो कार्यक्रम जो हुआ है 24 तारीख को, ठीक है, तो 24 तारीख को ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 सितंबर 2024 को। तो इसमें जो प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उसकी उपयोगिता की बढ़ाने
बढ़ा सके, ऐसी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई जिसमें इसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट है कि बिजनौर कौशल महोत्सव कंक्लूडेड ऑन 24 सितंबर। ठीक है, बिजनौर कौशल महोत्सव 24 सितंबर को संपन्न हुआ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बिजनौर कौशल महोत्सव आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज कहा जाए तो 24 तारीख को। इसे श्री जयंत चौधरी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री के नेतृत्व में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये जो बिजनौर कौशल महोत्सव 2024 है, इसमें शामिल हुए थे श्री जयंत चौधरी, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बिजनौर, इसमें शामिल हुए। अब इसके कुछ खास बात, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत इस साल की शुरुआत में कौशल महोत्सव का जॉब रेडियंस प्रोग्राम शुरू किया, जिसका उद्देश्य बिजनौर में युवाओं को नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। बिजनौर को युवाओं को नौकरी का ज्यादा बेहतर तरीका मिले, रास्ता खुले उनके लिए, तो इसको उस पर तैयारी कर सके सरकार, तो इस पर उन्होंने जोर दिया है। ओके, अब कौशल महोत्सव जो है ये क्या है कि 5 दिन का है। ये 5 दिन का कौशल महोत्सव है। 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये 5 दिन का कार्यक्रम है और इसमें 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें असेंबली लाइन ऑपरेटर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जैसी भूमिकाओं के लिए सॉफ्ट स्किल्स और विशेष नौकरी कौशल पर ध्यान दिया गया। ठीक है, असेंबली लाइन ऑपरेटर से सब इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो कि कंपनियों में अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो इस तरीके के सॉफ्ट स्किल्स पे, विशेष नौकरी कौशल पर ध्यान दिया गया। जो छोटे छोटे काम वाले होते हैं, जिनकी जानकारी, काम आसान भी रहते हैं और लोगों को सही तरीके से जानकारी भी नहीं रहती, तो इस तरीके के कामों पर ध्यान दिया गया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, आईटी ऑपरेटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 30 अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जो 10,000 से 35,000 तक वेतन की पेशकश कर रही है ये बिजनौर युवा महोत्सव में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट था। हमारा चौथा पॉइंट है कि इंडियन रेलवेज वेबटेक्स Maharova planned to start exporting evaluation series locomotives to Africa by 2025। इंडियन रेलवेज और वेबटेक के मारहौरा संयंत्र से 2025 तक अफ्रीका को एवोल्यूशन सीरीज लोकोमोटिव का निर्यात शुरू होगा। ठीक है, इट इज ए जॉइंट वेंचर। ये जो निर्यात होने वाला एक जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में, तो वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय रेलवे। ठीक है, वेबटेक और भारतीय रेलवे के बीच का ये एक संयुक्त उद्यम है। अब वैश्विक निर्यात होगा, किसका होगा, तो पहली बार अमेरिका में होगा ये निर्यात, और लोकोमोटिव का उत्पादन बढ़ा रहा है ये अमेरिका में, अफ्रीका में इसका निर्यात होगा, और लोकोमोटिव का, ठीक है, रेलवे जो है ट्रेन की इंजन जो यहाँ से भेजेगी अफ्रीका में। लोकोमोटिव मॉडल जो है इसका क्या है, तो द प्लांट विल मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट एवोल्यूशन सीरीज ES43 ACMI लोकोमोटिव्स फीचरिंग 4500 HP इंजन नोन फॉर फ्यूल एफिशिएंसी एंड हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस। तो जो इंजन को भेजेगी सरकार यहाँ से, जो प्लांट इंडियन रेलवे भेजेगी, तो वो इंजन का जो मॉडल है सीरीज ES43 ACMI लोकोमोटिव्स। ओके, तो इसमें इंजन जो लगा हुआ है वो है 4500 HP का। इस में जो इंजन लगा हुआ है 4500 HP का इंजन लगा हुआ है। अब 2025 में निर्यात प्रारंभ, 2025 में इसका निर्यात शुरू हो जाएगा। महारौर संयंत्र 2025 में ES43 ACMI लोकोमोटिव का निर्यात शुरू करेगा। और ये महारौर है कहाँ, तो ये है बिहार में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कहीं पे, ये मारहौरा प्लांट established in 2018 on 70 acres in मारहौरा, बिहार। ये रेलवे का प्लांट है जो कि 2018 में एस्टैब्लिश किया गया बिहार में। द प्लांट एम्प्लॉयज अबाउट 600 पीपल। इस प्लांट में 600 लोग हैं और 100 लोकोमोटिव्स एनुअली फॉर इंडियन रेलवेज। और लगभग 100 साल में लगभग 100 लोकोमोटिव्स बना रहे हैं ये इंडियन रेलवेज के लिए। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट इज गरवी गुजरात ऑन भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन विल लीव दिल्ली ऑन October 1, 2024। ये गरवी गुजरात भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन, किसी टूरिस्ट ट्रेन चलाया जा रहा है भारत में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से रवाना होगी। अब इसके यात्रा का अवलोकन कुछ इस प्रकार है कि IRCTC द्वारा गरवी गुजरात यात्रा भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन का उपयोग कर गुजरात में महत्वपूर्ण आध्यात्मिकता और विरासत स्थलों का दौरा करती है, जिसमें वडनगर और दीव शामिल है। और गुजरात में ये वडनगर में भी आएगी और दीव में भी शामिल है, जहां पे इनका जाना होगा, इस ट्रेन का जाना होगा, जिसमें टूरिस्ट ट्रेवल करेंगे। ओके, अब इसमें मुख्य आकर्षण के केंद्र जो है वो कुछ इस प्रकार है कि यात्रा में प्रसिद्ध मंदिर शामिल है, जैसे कि सोमनाथ मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंगम, द्वारकाधीश और पावागढ़ का महाकाली मंदिर। ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि कीर्ति तोरण, मोडेरा सूर्य मंदिर, रानी की वाव
और दीव किला भी यात्रा के कार्यक्रम में हिस्सा है। ये जो ट्रेन चलेगी तो ये जिन स्थलों पे जाएगी तो उस जगहों में कुछ मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर शामिल है, ठीक है, और ऐतिहासिक स्थल शामिल है। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार है जिससे आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी। अब ट्रेन में सुविधाएं क्या क्या हैं, तो आधुनिक सुविधाओं के साथ आती है जिसमें 2 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक रसोई, स्नान सुविधाएं और फुट मसाजर शामिल है। यह पूरी तरह से एयर कंडीशनड है और इसमें 3 प्रकार के आवास हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी। सुरक्षा, साथ ही सुरक्षा सुविधा और सीसीटीवी भी है, ठीक है। इसमें सीसीटीवी की भी सुविधा दी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी का सुविधा दिया गया है। दो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, एक किचन है, फिर स्नान के लिए फिर फुट मसाजर भी शामिल है, जिसमें इसमें पैसेंजर्स को जो ट्रेवल करेंगे उसको ये सुविधा दी जाएगी। अब इसकी वापसी कब है, तो ट्रेन 10वें दिन दिल्ली वापस लौटती है, कुल लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, ठीक है। ये दिल्ली लौटेगी वापस लगभग कुल टोटल जो है 3500 किलोमीटर की यात्रा करके। पूरा जो भी इनका भ्रमण का क्षेत्र है इंडियन रेलवे का, जो ये टूरिस्ट के लिए स्टार्ट किया गया है गरीबी गुजरात योजना, ये पूरी 3500 किलोमीटर की यात्रा करके 10वें दिन दिल्ली लौटेगी। तो ये तो हमारा 5वां पॉइंट। हमारा 6ठा पॉइंट है कि पेंशन और पेंशनरों की कल्याण विभाग DOPPW, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने पेंशन मामलों का समाधान किया। पेंशन और पेंशनर की कल्याण विभाग ने पेंशन मामलों का समाधान किया। अब विभाग कौन सा इसमें शामिल है, तो पेंशन और पेंशनरों की कल्याण विभाग, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, DOPPW। अब ये इस विभाग ने संबंधित शिकायतों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। अब ये विभाग क्या है कि पेंशन से रिलेटेड जिसको भी कुछ शिकायत होता है तो उसको सॉल्व करने में मदद करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। अब एक टर्म है यहाँ पे CPEN-G ग्राम्स, ठीक है, CPEN ग्राम्स। तो ये DOPPW शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का उपयोग करता है, जो एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये एक पोर्टल है सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CPEN ग्राम्स, ठीक है। तो ये एक पोर्टल है जिसकी मदद से ये इन सब चीजों पे नजर रखता है। अब पेंशनरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो शिकायतों के समाधान से पेंशनरों, परिवारों के पेंशनरों और सुपर सीनियर पेंशनरों के लिए वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है। इसकी मदद से पेंशनर्स जो है वित्तीय मदद जब उनको समय पर मिल पाई है, और ज्यादा से ज्यादा उम्र वाले लोग थे ये जिनको भी ये सहायता मिली है, इसका लिस्ट जारी किया गया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर के पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल से, वहां पे उनका सोर्स का भी लिंक दिया गया है। ओके, तो ये हमारा 6ठा न्यूज, 6ठा अफेयर, करंट अफेयर्स का पॉइंट। हमारा 7वां पॉइंट है कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस स्टार्ट्स 6th ट्रेनिंग ऑन पब्लिक पॉलिसी फॉर कंबोडियन सिविल सर्वेंट्स। और कंबोडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए 6th ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया है फॉर गुड गवर्नेंस ऑन पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र ने कंबोडिया के सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक नीति पर 6वां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट क्या है, तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG स्टार्टेड द 6th ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ठीक है। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस सेक्टर ने इसे एडिट कर दिया जाएगा, सार्वजनिक नीति और शासन पर 6वां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। सार्वजनिक नीति और शासन पर 6वां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। अब आगे का जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, तो लोकेशन एंड ड्यूरेशन, ये कहां पे हुआ, तो यह कार्यक्रम मसूरी में हो रहा है और इसकी अवधि 2 सप्ताह है, जो 23 सितंबर से 4 अक्टूबर 2000 तक चलेगा, ठीक है। तो ये जो पेंशन से रिगार्डिंग जो कार्यक्रम चल रहा है ताकि वहां पे पेंशन धारकों को प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जा सके, तो ये मसूरी में हो रहा है और इसकी अवधि 2 सप्ताह है, जो 23 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। ये जो है 4 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसे विदेश मंत्रालय MEA के सहयोग से चलाया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से इसको चलाया जा रहा है। अब प्रतिभागी इसमें कौन-कौन भाग शामिल हो रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में कंबोडिया के 39 वरिष्ठ और मध्य स्तर के सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय तथा उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय से है। कम से कम 39 सीनियर ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मिडिल सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, मिड लेवल सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम कंबोडिया। ये कहां से आए हुए, तो कंबोडिया से आए हुए हैं। अब केंद्रित विषय, ठीक है, फोकस, इसमें जो जिस चीज पे फोकस सबसे ज्यादा किया जाएगा वो ये है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नीतियों पर चर्चा को प्रोत्साहित करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है, ताकि प्रतिभागियों को संस्थानों में बदलाव को समझने और नागरिकों को बेहतर जुड़ने में मदद मिल सके, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है इसका, कि नीतियों पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, जो भी नीतियां बनती हैं उस पर लोग आपस में भी चर्चा करें और ये मेंबर्स भी चर्चा करें। कंबोडियन को इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो और उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं वहां पे, ठीक है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, जो बेटर प्रैक्टिसेस रही हैं, ऐसी चीजें जो सोसाइटी में वेलफेयर कर चुकी हैं, तो उनको भी साझा करना, उनको भी डिस्कस करना आपस में। और तो ये इसके कुछ फोकस्ड एरिया थे। अब उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री VS श्रीनिवास ने की, जो NCGG के महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है श्री V श्रीनिवास, ठीक है। NCGG के डायरेक्टर जनरल है श्री V श्रीनिवास।
और भारत में प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के विभाग के सचिव भी हैं। और ये जो है ये सेक्रेटरी भी है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के ये विभाग के ये सचिव भी हैं श्री वी श्रीनिवास। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ये डिस्कशन हुआ अभी कंबोडिया के सिविल सर्वेंट्स को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, छठा ट्रेनिंग है ये उनके लिए। ओके, अब ये था हमारा 7वां पॉइंट। हमारा 8वां पॉइंट है कि लॉन्च ऑफ टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 बाय यूनियन MOS फॉर हेल्थ। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया। अब ये अभियान का शुभारंभ किया गया है तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का शुभारंभ किया। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने इन्होंने तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का शुभारंभ किया। इसका स्थान कहाँ शुभारंभ हुआ इसका, तो यह शुभारंभ कार्यक्रम लेडी हाउसिंग मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया। ठीक है, द लॉन्च इवेंट वाज हेल्ड एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। अब वर्चुअल उद्घाटन, इसके जो भी शुरुआत की गई है वर्चुअल किया गया है। ठीक है, वर्चुअल उद्घाटन के द्वारा श्री जाधव ने भारत के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू सेसेशन केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। ठीक है, विभिन्न चिकित्सा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में श्री जाधव ने तंबाकू सेसेशन की, तंबाकू कट सके, लोगों की जीवन से तंबाकू हट सके, इसका कम से कम इस्तेमाल हो, तो उसका वर्चुअल उद्घाटन किया श्री जाधव के द्वारा ठीक है, अभियान का उद्देश्य क्या है, तो यह अभियान युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से उनके स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने के लिए है। युवाओं को बचाने के लिए, उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कि तंबाकू का दुष्प्रभाव क्या है, और अभी के समय में जो युवाओं के अंदर नशा का प्रभाव ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इससे अवगत कराने के लिए युवाओं के बीच में इसे इसलिए लाया गया है, इस अभियान को शुरू किया गया है। अब इसका एजुकेशनल इनिशिएटिव, शैक्षिक पहल क्या है, तो WHO द्वारा एक शैक्षणिक वीडियो स्कूलों में जारी किया जाएगा ताकि छात्रों को तंबाकू उपयोग के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके। अब WHO के द्वारा इसमें एक वीडियो बनाया जाएगा जो कि स्कूलों में शो किया जाएगा ताकि छात्रों को उसके रिगार्डिंग तंबाकू से हार्मफुल चीजें जो है वो उससे वो उसकी जानकार बन सके कि तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक है। अब श्री प्रताप राव जाधव का ये इमेज देख सकते हैं आप, श्री प्रताप राव जाधव। तो ये कट नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू किल हिम। ये इमेज जो ये श्री प्रताप राव जाधव जी का है। ठीक है, तो आगे का पॉइंट क्या है कि 3 गाइडलाइंस फॉर इंट्रोड्यूस, इसके लिए तीन गाइडलाइन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कौन कौन से, तो हेल्थ वर्कर्स गाइड, स्वास्थ्य कर्मियों का मार्गदर्शक, SOPs फॉर विलेज टू बी टोबैको फ्री, गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए SOPs, फिर गाइडलाइन फॉर लॉ एनफोर्सर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ टोबैको कंट्रोल लॉज 2024, तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तकों के लिए दिशा निर्देश 2024। ठीक है, तो कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए, ये 3 गाइडलाइंस हैं। ये था हमारा 8वां पॉइंट। हमारा 9वां पॉइंट है कि श्री JP नड्डा एड्रेसेस 4th एनिवर्सरी ऑफ एनुअल मेडिकल कमीशन। JP नड्डा ने 4th एनिवर्सरी को एड्रेस किया, संबोधन किया नेशनल मेडिकल कमीशन के। ठीक है, JP नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के 4वीं वर्षगांठ पर संबोधित किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वहां पे यहाँ पे वो क्या कि चिकित्सा सीटों के लिए लक्ष्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने तो अगले 5 वर्षों में चिकित्सा पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए 75,000 चिकित्सा सीटें जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो MNC आयोग को अगले 5 सालों में 75,000 नए सीटें जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, प्रोत्साहित किया गया है। अब राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर, दूसरा पॉइंट, यह सभी एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए एक गतिशील डेटाबेस है जिसमें लगभग 20,000 आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, रजिस्टर तैयार किया जाए इसमें एलोपैथिक वाले जो डॉक्टर्स हैं तो उसमें लगभग 20,000 आवेदन भी प्राप्त हो चुका है, उनका रिकॉर्ड बनाया जा सके, एक डाटा बनाया जा सके। ए फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान, हाल के पहलू जैसे परिवार अपनाने का कार्यक्रम, MBBS छात्रों को प्रशिक्षण की बढ़ावा का लक्ष्य रखते हैं जिससे वे अधिक मानवीय और कुशल चिकित्सक बन सके। MBBS के छात्र जो है वो ज्यादा कुशल से कुशल चीजें सीख सके, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए सीख सके, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा इस कार्यक्रम में। और हमारा अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट कि MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुप्रिया पटेल एड्रेसेस TB वैक्सीन डायलॉग एट 79 सेशन ऑफ उंगा। ठीक है, तो टीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 79वें UNGA सत्र में टीबी वैक्सीन संवाद को संबोधन किया। ठीक है, भारत वैश्विक प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और देश में टीबी वैक्सीन के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। टीबी के लिए भारत अभी भी जागरूकता फैलाए हुए है, तो उसके लिए ही अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च का वर्क
डेवलपमेंट पर जोर भी देते आया है। और टीबी नियंत्रण में प्रगति, भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। 2015 से 2022 के बीच टीबी की घटनाओं में 16% की कमी और इसी अवधि में टीबी मौतों में 18% की गिरावट आई है। भारत में 2015 से 2022 के बीच में जो घटनाएं की कमी है वो 16% तक कमी हुई है और मौतों की जो कमी है वो 18% तक की गिरावट आई है इसमें। अब कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है इसमें गवर्नमेंट की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से। वो क्या है कि अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम ने 2018 में इसकी शुरुआत के बाद में निश्चय पोषण योजना के तहत, ठीक है, पोषण मिशन के तहत 10 मिलियन से अधिक टीबी मरीजों को $373 मिलियन वितरित किए हैं। ये 10 मिलियन डॉलर से अधिक, ज्यादा, हाँ, 10 मिलियन से अधिक टीबी मरीजों को $373 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन से अधिक टीबी के मरीजों को $373 मिलियन तक का वितरित किया जा चुका है ताकि उनकी सेहत सही हो सके और टीबी की बीमारी से वो बाहर निकल सके। अब डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कुछ इस तरीके से है कि भारत ने 7,767 से अधिक आणविक निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और उन्नत उपचार प्रोटोकॉल का पालन करता है, जिसमें उसकी टीबी कार्यक्रम में 88% उपचार सफल दर है, जो अन्य देशों के लिए एक मॉडल माना जाता है। ठीक है, अन्य देशों के लिए भारत जो है एक मॉडल बनकर के उभर रहा है टीबी के प्रति जागरूकता और इलाज के मामले में। भारत जो है अन्य देशों के लिए एक मॉडल बनकर के उभर रहा है। अब वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोलैबोरेशन, भारत का दूसरे देशों के साथ सहयोग के साथ कैसा काम रहा है, तो स्टॉप टीबी भागीदारी एक महत्वपूर्ण वैश्विक गठबंधन में विकसित हो गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के बीच 2000 से अधिक साझेदार शामिल हैं और 2030 तक टीबी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में मिशन के एकजुट है। 2030 तक टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने के मिशन में जुट है ये अपना सरकार। ठीक है, तो 20,000 से अधिक साझेदार शामिल है इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। ये था हमारा 10वां पॉइंट टीबी से रिलेटेड, जिसमें श्रीमती अनुप्रिया पटेल, ठीक है, या श्रीमती मिसेस अनुप्रिया पटेल ने इसको संबोधन किया। हमारा 11वां पॉइंट है कि इंक्रीज्ड अपील लिमिट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्साइज इन यूनियन बजट 2024-25। संबंधित न्यायालयों में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए अपील दायर करने की राशि बढ़ाई गई है संघीय बजट 2024-25 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया है इसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ 573 डायरेक्ट टैक्स केसेस ड्यू टू रिवाइज्ड मॉनेटरी लिमिट फॉर फिलिंग अपील्स। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए संशोधित मौद्रिक सीमा के कारण 573 प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा किया मतलब उसको सॉल्व किया। ठीक है, मुकदमे के बोझ में कमी, यह उपाय कर मुकदमे के बोझ को कम करने और कर विवादों को समाधान को तेज करने की उम्मीद है। क्या कि सरकारी पहलकदमी है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है इसमें, तो ये परिवर्तन सरकार के जीवने की आसानी, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट ईज ऑफ लिविंग, जीवनी की आसानी, देखिए जीवनी नहीं, इसको एडिट कर दिया जाएगा, और व्यापार करने की आसानी को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ मेल खाती है। इससे क्या है कि सरकार की जो पहलकदमी है कि जीवनी की आसानी और व्यापार करने की आसानी, इसको बढ़ावा करने में मदद मिलेगा। अब कार्यान्वयन आदेश, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी एंड केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इशूड नेसेसरी ऑर्डर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द अमेंडमेंट, संशोधन को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर चुका है। ठीक है, तो सीबीडीटी और सीबीआईसी ने ऑर्डर्स जारी कर दिए ताकि इसको लागू किया जा सके ज्यादा से ज्यादा तेजी से। ये हमारा 11वां पॉइंट। हमारा 12वां पॉइंट क्या है कि स्वच्छ वायु दिवस। ठीक है, स्वच्छ वायु दिवस, इंडियाज कमिटमेंट टू क्लीन एयर। ठीक है, भारत के स्वच्छ वायु के प्रति प्रतिबद्धता। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 सितंबर को। दूसरा पॉइंट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इस दिन को स्वच्छ वायु के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए नामित किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिजिग्नेटेड दिस डे यानी 7 ऑफ सितंबर को, और ये 2019 में किया गया था इसको, तो प्रमोट ग्लोबल कमिटमेंट टू क्लीन एयर, कि वायु जो है वो भी स्वच्छ रह सके, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था इसको 2019 में 7 सितंबर को। यह पहल वायु गुणवत्ता में सुधार और मानव स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता में उजागर करती है। ये जो पहल शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो यह वायु गुणवत्ता में सुधार और मानव स्वास्थ्य की रक्षा को आवश्यकता को उजागर करती है। द थीम फॉर 2024 इज इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। 2024 का जो विषय है वो है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। ठीक है, इस साल का जो विषय है वो है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर।
No, the International Day of Clean Air for Blue Skies was celebrated in Jaipur in 2024. ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है इस साल का, ये 2024 में जयपुर में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है ये कहाँ मनाया गया, तो जयपुर में मनाया गया। अब मुख्य अतिथि में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शामिल थे। ठीक है, श्री भूपेंद्र यादव और श्री मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जो है इसमें एज ए मुख्यमंत्री शामिल थे। अब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इसका जो थीम ओवर द ईयर क्या कह रहा, तो 2020 में था क्लीन एयर फॉर ऑल, 2021 में हुआ हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट, 2022 में द एयर वी शेयर, 2023 में टुगेदर फॉर क्लीन एयर, 2024 में इस साल क्या कहते हैं, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। ठीक है, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, ये कुछ थीम्स है जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के लिए अपनाए गए साल दर साल। ये हमारा पॉइंट जो ये 12वां पॉइंट है। ठीक है, अब इसके कुछ और पॉइंट्स आगे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 दिए गए हैं 3 कैटेगरी में। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं। तो कैटेगरी 1 में सूरत, जबलपुर, आगरा, कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, कैटेगरी 3 में रायबरेली, नलगोड़ा और नालागढ़। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में इन शहरों को पुरस्कृत किया गया है स्वच्छ वायु दिवस के दिन, सर्वेक्षण का अवार्ड भी दिया गया है। ये हमारा 12वां पॉइंट। हमारा 13वां पॉइंट है स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर उत्तराखंड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये उत्तराखंड के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य क्षमता निर्माण कार्यशाला। अब क्या है ये, तो इसको नोट्स में हम लोग देखें आगे। अब ये तो कार्यशाला अवधि उत्तराखंड सरकार के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISOs के लिए 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं की कार्यशाला 23-25 सितंबर 2024 को आयोजित की जा रही है। ये कार्यशाला शुरू की जा रही है 23 से लेकर के 25 सितंबर तक। ठीक है, तो ये 25 सितंबर का करंट अफेयर चल रहा है, तो आज के दिन जो है ये आखिरी इसका कार्यशाला का दिन रहेगा। अब इसके आयोजक कौन कौन है उसके बारे में जान लें यहाँ पे। तो यह कार्यशाला सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन शामिल हुए हैं तो उनके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है। वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ITDA, डिपार्टमेंट ऑफ IT उत्तराखंड, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अब उद्घाटन के रिगार्डिंग कुछ, तो यह इस कार्यशाला का उद्घाटन सुश्री नीतिका खंडेलवाल IAS ITDA की निदेशक द्वारा किया गया। ठीक है, ये डायरेक्टर हैं ITDA की सुश्री नीतिका खंडेलवाल, तो उनके द्वारा इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, इस वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। अब इस कार्यशाला के कुछ फोकस क्षेत्र थे, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फोकस एरिया थे जहां पे ध्यान केंद्रित करके इस पे काम किया गया। तो क्या क्या, तो पहला रेजिंग अवेयरनेस ऑन साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये साइबर सुरक्षा मुद्दों, शासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, राज्य स्तर के ई गवर्नेंस के लिए नेटवर्क और क्लाउड सुरक्षा में व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज इन नेटवर्क एंड क्लाउड सिक्योरिटी फॉर रियल स्टेट लेवल ई गवर्नेंस। सेशंस ऑन डेटा प्रोडक्शन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड एंडपॉइंट सिक्योरिटी, डेटा संरक्षण, अनुप्रयोग सुरक्षा और अंत बिंदुओं सुरक्षा पर सत्र। ये सेशंस किए गए हैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इन सब के रिलेटेड को लेकर। क्लाउड सिक्योरिटी, तो इन सब इंटरनेट की बढ़ते जमाने में इसको सुरक्षा बढ़िया से ज्यादा किया सके, तो इन सब चीजों को लेकर के। अब ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटिंग साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान CCMP, साइबर संकट प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने और लागू करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है इस वर्कशॉप में, इस कार्यशाला में। और ये 5वां बिंदु जो है इसमें कि डिजिटल प्रणाली सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पहचान और पहुंच प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करना। ठीक है, डिजिटल प्रणाली सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पहचान और पहुंच प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करना। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रतिभागियों को एक सुनिश्चित और मजबूत ई गवर्नेंस पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उपकरणों से सुसज्जित करना। To equip participants with the tools to create a secure and resilient e-governance ecosystem. गवर्नमेंट सिस्टम को ई सिस्टम से भी जोड़ा जा सके, इंटरनेट की मदद से भी जोड़ा जा सके, इलेक्ट्रॉनिकली भी जोड़ा जा सके, तो उसके रिगार्डिंग उसको टूल्स जो टूल्स की सहायता रहेगी तो लोगों को वो जो उस पर काम करेंगे उन तक सही चीजें पहुंच सके। तो इन सब चीजों को ध्यान दिया जाएगा इस वर्कशॉप में। तो ये हमारा 13वां पॉइंट, 13th पॉइंट। और 14th पॉइंट इज कि इंडिया AI फेलोशिप फॉर BTech
एमटेक एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। भारत एआई फेलोशिप बीटेक, एमटेक और पीएचडी छात्रों के लिए चालू किया गया। अब क्या है ये भारत इंडिया एआई फेलोशिप? तो स्वतंत्र व्यवसाय विभाग, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, आईबीडी बीटेक और एमटेक छात्रों के लिए इंडिया एआई फेलोशिप के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन जो है ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा है बीटेक और एमटेक छात्रों के लिए जो कि इंडिया एआई फेलोशिप में भाग लेना चाहते हैं। अब पीएचडी भागीदारी, पीएचडी पार्टिसिपेशन, इंडिया एआई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इंडिया एआई जो है में शीर्ष 50 रैंकों वाले शोध संस्थानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान के लिए नए पीएचडी नामांकनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अभी जो इंडिया एआई है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमिंग, ये तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमिंग में जो 50 इंस्टीट्यूट हैं स्टार्टिंग के रैंक वाले, 50 रैंक वाले स्टार्टिंग के बढ़िया 50 रैंक वाले जो इंस्टीट्यूट है तो उनको इन्वाइट किया कर रहा है कि वो पीएचडी में नामांकन करवाएं ताकि वो भारत एआई, इंडिया एआई फेलोशिप में अच्छे से अच्छे जानकारी जो है पीएचडी के लिए रिसर्च की वर्क में भी दे सके। ठीक है, अब नामांकन संबंधी सबमिशन, छात्र 30 सितंबर 2024 तक, ठीक 30 सितंबर 2024 तक छात्र जो है नामांकन सबमिट कर पाएंगे निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार। ऑलराइट, अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो इस एजेंसी, किस एजेंसी के द्वारा इस कार्य को करवाया जा रहा है? तो जिस एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है वो है इंडिया एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, MEITY के तहत, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC के तहत कार्य कर रहा है ये बात। ठीक है, अब इंडिया एआई मिशन के उद्देश्य क्या क्या है? तो यह मिशन एआई के लाभों को सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक बनाना, भारत की वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देना, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और एआई के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना है। What are these missions? Aims to democratize AI benefits, enhance India's global leadership in AI, promote technological self-reliance and ensure ethical AI usage. AI का इस्तेमाल सही तरीके से हो, AI को बढ़ावा मिले और AI से सिक्योरिटी भी बढ़े और AI से संकट भी घटे। ठीक है, तो इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये वर्कशॉप कराया जा रहा है इंडिया एआई फेलोशिप। तो ये था हमारा 14th पॉइंट। अब 15th पॉइंट इज कि राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। श्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी कि रक्षा मंत्री, ठीक है, ये क्या है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के हैं। ठीक, श्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर सम्मेलन का 41वां संस्करण उद्घाटन किया। ये 41वां संस्करण है जिसका उद्घाटन श्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। अब इसमें फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी पर ध्यान, किस किस चीज पे ध्यान दिया गया है? तो रक्षा मंत्री ने ICG से कहा है कि यह पारंपरिक और विश्व के खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्मुख बल बने। ठीक है, ICG से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अर्ज किया है कि यह साबित हो प्रभावी ढंग से खतरों का सामना करने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी रूप से ही क्यों ना हो। ओके, अब सरकारी प्रतिबद्धता क्या है इसमें? तो सरकार आत्मनिर्भर तट रक्षक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर तट मतलब कि सरकार पे ही डिपेंडेंट रहे और वो तट ऐसा भी रहे कि वहां पे उसकी कमाई भी हो, रोजगार के अवसर पैदा हो, दूसरे देश जो आए तो उससे भी अपने देश को भी इनकम हो। तो ये सरकारी कमिटमेंट है, गवर्नमेंट का कमिटमेंट किया गया इसमें। अब जहाज निर्माण पहल, भारतीय शिपयार्ड में 31 ICG जहाज जिनकी कुल कीमत 4000 करोड़ रुपए से अधिक है का निर्माण किया जा रहा है ICG में। ठीक है, भारतीय शिपयार्ड में ICG 31 ICG जहाज, ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जहाज तैयार किया जा रहा है जिसकी कुल कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, और इसका निर्माण किया जा रहा है ICG में। ये था हमारा 15वां पॉइंट। Our 16th point is Goa Maritime Symposium. ठीक है, 16th point is Goa Maritime Symposium of 2024. The 5th edition of Goa Maritime Symposium 2024 was hosted by the Indian Navy from September 23 to 24. 23 तारीख से 23 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में भारतीय नौसेना के द्वारा ये गोवा समृद्धि संगोष्ठी यानी गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम 2024 का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, आयोजित किया गया। अब इसके बारे में और कुछ ज्यादा डिटेल्स में है तो क्या है, तो कि The theme was common maritime security changes in the IOR. इसका विषय था, ये जो मेरीटाइम सिंपोजियम किया गया इसका विषय था कि IOR में सामान्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, अवैध मछली पकड़ने और अन्य अवैध गतिविधियों के खतरों का समाधान। ठीक है, जो समुद्री चुनौतियां आती हैं उसके मामले में सुरक्षा प्रदान किया जा सके। अवैध मछली पकड़ने जो जाते हैं उसके मामले में
कमी आए, फिर अन्य अवैध गतिविधियों, समुद्र के रास्ते जो अन्य अवैध गतिविधियां होती हैं तो उसका भी समाधान किया जा सके। इस संगोष्ठी में, इस मीटिंग में, इस मीटिंग में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया के सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। जो मुख्य देश भाग लिया कौन थे? बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, इस गोवा सिंपोजियम में, गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम में। तो द सिंपोजियम एम्ड टू एड्रेस नॉन ट्रेडिशनल मेरीटाइम थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन। संगोष्ठी का उद्देश्य गैर पारंपरिक समुद्री खतरों को संबोधित करना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम के रिगार्डिंग। अब 2025 में भी चर्चाएं निर्धारित होगी, तो वो गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम जब एंड होगा तो उसमें डिसाइड किया जाएगा कि 2025 का ये कब होगा और कहाँ होगा। ठीक है, तो ये एंड में डिसाइड किया जाएगा 2025 का गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम कब होगा। नहीं होगा तो गोवा में ही, कहाँ होगा का जवाब ये है कि गोवा में ही होगा, लेकिन नहीं बाहर भी करा सकते हैं, इट इज अप टू अपॉन देम, लेकिन अधिकतर चांस रहेगा कि गोवा में ही हो। और कब होगा तो ये डिसाइड किया जाएगा 2024 के सिंपोजियम के एंड में। तो हमारा 16वां पॉइंट था। हमारा 17वां पॉइंट है कि इंडो पैसिफिक चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 18 to 20 सितंबर। इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस सम्मेलन 18 से 20 सितंबर तक आयोजित किया गया। अब इसमें ये 17वां पॉइंट है, जिसके अंदर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स ये हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू ने इंडो पैसिफिक चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में बहुध्रुवीय दुनिया में शांति के लिए नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं जेपी मैथ्यू, जो उन्होंने इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में बहुध्रुवीय, ठीक है, बहुध्रुवीय कहने का मतलब कि मल्टीपोलर दुनिया में शांति के लिए नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सम्मेलन 18 से 20 सितंबर 2024 तक हवाई में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जो 18 से 20 सितंबर तक आयोजित किया गया था, कहां? तो हवाई में। ठीक है, इसका फोकस एक लचीला इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाना था। और इसका मेन मोटिव क्या था, जो फोकस वाला एरिया था, तो वो कि एक लचीला, ठीक है, फ्लेक्सिबल, रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक रीजन बनाया जा सके, कि इंडिया का भी पैसिफिक रीजन रहे। अब चर्चा के मुख्य मुद्दे जो थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता को बताया गया इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, डिफेंस कॉन्फ्रेंस है ये, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता को बताया गया, जो सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है, तो ऐसी चीजों को डिस्कस किया गया इसमें। फिर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुधार और सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय स्थिरता यानी कि लोकल स्केल पे भी स्टेबिलिटी बने, तो इसके लिए विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुधार और सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। अगला पॉइंट कि 28 देशों की भागीदारी का उद्देश्य सैन्य सहयोग और नियम आधारित विश्व व्यवस्था पर सहमति बढ़ाना था। देखिए, इस सिंपोजियम में 28 देश शामिल हुए हैं। ओके, तो इस सिंपोजियम में, गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम में 28 देश शामिल हुए हैं, तो इनके सहयोग से नियमित आधारित विश्व व्यवस्था पर सहमति बढ़ाना है। ये था हमारा 17वां पॉइंट, गोवा मेरीटाइम सिंपोजियम। हमारा 18वां पॉइंट है कि DOCA फॉर्म्स एक्सपर्ट कमिटी फॉर रिपेरेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स DOCA ने मरम्मत क्षमता सूचकांक के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, भारत सरकार ने विशेषज्ञों को एक समिति का गठन किया। अब ये समिति का काम क्या है? तो इस समिति की अध्यक्षता श्री भारत खेरा, अतिरिक्त सचिव DOCA कर रहे हैं। ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं DOCA के, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, श्री भारत खेरा, तो ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इट इज बीइंग चेयर्ड बाय श्री भारत खेरा। ठीक है, अब पर्पस क्या है? तो पर्पस ऑफ द कमिटी की मरम्मत क्षमता सूचांक रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के लिए एक ढांचे की सिफारिश करना है। इसका पर्पस जो है, committees to recommend a framework for the repairability index। मरम्मत क्षमता सूचकांक उपभोक्ताओं को उत्पादों के लिए मरम्मत संबंधी जानकारी पर पारदर्शिता प्रदान करने का प्रयास करता है। The repairability index aims to empower consumers by providing transparency regarding repair information for products। यह पहल तकनीकी उद्योग के सतत प्रथाओं को बढ़ावा देती है। ठीक है, तकनीकी उद्योग यानी जो भी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, तो उसमें बहुत ही कारगर रहेगी ये पहल। ये तो हमारा 18वां पॉइंट। हमारा 19वां पॉइंट है कि इंडिया पार्टिसिपेट्स इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मीटिंग। इंडिया पार्टिसिपेट्स, भारत ने इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इंडिया ने इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। ठीक है, IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भागीदारी, स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते और IPF समग्र समझौतों के लागू होने का स्वागत करती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग जो समझौता किया जाता है, फिर निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग भी समझौता किया गया है और IPEF समग्र समझौते भी लागू किए गए हैं, तो इसका स्वागत करता है। एक वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और 13 अन्य आईपीएफ मंत्रियों ने भाग लिया। ठीक है, तो एक वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इसको लागू किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल शामिल हुए और 13 अन्य आईपीएफ मंत्रियों ने भी भाग लिया। अब आईपीईएफ का शुभारंभ जो है वो 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में हुआ था। आईपीईएफ का शुभारंभ 23 मई 2022 को टोक्यो के जापान में शुरुआत किया गया था इसका। आईपीईएफ कंप्राइजेस 14 कंट्रीज। तो आईपीईएफ जो है इसमें 22 देश शामिल हैं। कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड द यूएसए। 14 कंट्रीज इस आईपीईएफ प्रोग्राम में शामिल हैं। अब आईपीईएफ का उद्देश्य है भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना। जो भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके बीच का जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है और कंट्रीब्यूशंस जो है तो उसको भी मजबूत करे, ताकि क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके और इंटीग्रेशन, समृद्धि भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, आपस में बढ़ भी सके। ये हमारा 19वां पॉइंट आईपीएफ के रिगार्डिंग। हमारा 20वां पॉइंट है कि श्री पीयूष गोयल प्रोडक्टिव एंगेजमेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया सितंबर 24, 2024। श्री पीयूष गोयल की ऑस्ट्रेलिया में उत्पादक बैठकें 24 सितंबर 2024। यात्रा की तिथियां कुछ इस प्रकार हैं कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा 23 से 26 सितंबर तक की थी। ठीक है, 23 से 26 सितंबर तक की यह यात्रा है, जिसमें केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि वह सिडनी में भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन CREDAI, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। श्री पीयूष गोयल जो हैं वो CREDAI के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट क्या है कि सम्मेलन का विवरण। इस सम्मेलन में भारत से लगभग 1100 रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑस्ट्रेलिया आए थे। ठीक है, तो भारत के लगभग 1100 रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। अब बैठकें, तो मंत्री ने भारतीय मूल के कई उभरते और ऑस्ट्रेलिया नेताओं के कई कार्यक्रम की मुलाकात की, जिसे भारत के उच्चायोग और भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार सामुदायिक संघ IABCA द्वारा आयोजित किया गया था। इन मंत्रियों ने पीयूष गोयल जो है इन्होंने बहुत जगह मीटिंग्स को अटेंड किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, तो ये इसमें डिस्कस किया गया। अगला पॉइंट जो कहा जा रहा है कि संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक। सिडनी के बाद वह एडिलेड गए। ठीक है, बहुत जगह पे उन्होंने ये बैठकें की, तो पहले तो सिडनी में हुआ, फिर उसके बाद वो एडिलेड गए, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री सेनेटर दी होन डॉन फेरल के साथ 19वीं संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक की। यह आयोजन जो 25 सितंबर 2024 तक निर्धारित है। 25 सितंबर को 19वां संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक है, जिसमें सेनेटर दी होन डॉन फेरल के साथ इसमें उनकी बैठक रहेगी। तो ये था हमारा 20वां पॉइंट। हमारा 21वां और आखिरी पॉइंट है आज का कि कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, 24 सितंबर 2024। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आयोजन संस्था इसे कौन करवा रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय MOANFW, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। कार्यक्रम क्या है? तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक जो है डिजिटल तरीके से ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको जागरूक फैलाने के लिए इसको किया जाएगा। अब तिथि और स्थान की रिगार्डिंग क्या है? 24 सितंबर 2024 नई दिल्ली में। ये कब किया जाएगा? तो 24 सितंबर 2000, तो कब हुआ? तो 2 दिन नई दिल्ली में 24 सितंबर 2024 को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो कृषि में डिजिटल तकनीकों के कार्यान्वयन पर चर्चा करना। इसका जो मेन मोटिव था तो वो कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीमेंटेशन, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज एग्रीकल्चर के फील्ड में बढ़ा है, तो उस पर चर्चा करना। अब मुख्य घटक कुछ इस प्रकार है कि एग्री स्टैक, ठीक है, एग्री स्टैक, कृषि DSS और मिट्टी की प्रोफाइल मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित करना। ये मुख्य घटक के की कंपोनेंट्स हैं कि एग्री स्टैक जो भी जमा किया जाता है किसानी से रिलेटेड चीजों को, ठीक है, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो या किसानी से रिलेटेड चीजों की क्यों ना हो, जिसको स्टैक करके रखा जाता है, तो उस पर डिस्कशन करना। फिर कृषि DSS पे फिर मिट्टी की प्रोफाइल का मानचित्रण का भी केंद्रित
पर केंद्रित पर उस पर फोकस रहना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो किसान रजिस्ट्री और विशेष केंद्रीय सहायता योजना फंड के लिए सुधारों को संबोधित करना। ठीक है, किसान रजिस्ट्री और विशेष केंद्रीय सहायता, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, किसान फार्मर रजिस्ट्री एंड स्कीम फंड्स को, इसको सुधार संबोधित करना, इसको बढ़ावा देना। तो ये था हमारा 21वां पॉइंट, और ये हमारा 21वां पॉइंट आखिरी पॉइंट नहीं था, अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक। हमारा आखिरी पॉइंट है 22वां पॉइंट, जो कि क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वीं एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान ASOSAI महासभा का नई दिल्ली में उद्घाटन किया 24 सितंबर 2024 को। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 16th ASOSAI असेंबली इन नई दिल्ली सितंबर 2024। ओके, तो ASOSAI का फुल फॉर्म यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान। ठीक है, तो ASO एशियाई सुप्रीम ऑर्डिनेंस ऑफ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। जिन जिन पॉइंट्स का फुल फॉर्म नहीं दिया गया है आज के इस वीडियो में, तो उसके उन सारे टॉपिक्स के फुल फॉर्म्स आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक अलग से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो इट इज द 16th ASOSAI असेंबली दैट वाज बीइंग इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 16वां ASOSAI असेंबली है जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ओके, इस आयोजन का आयोजन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा किया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा किया गया। ये ऑर्गेनाइज करवाया गया, आयोजन करवाया गया तो CAG के द्वारा कराया गया। और तिथि और स्थान के बारे में जाने तो 24 सितंबर को नई दिल्ली में। ठीक है, उद्घाटन किसके किया गया, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और 24 तिथि और स्थान के बारे में बात किया जाए तो 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में। महत्व सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान SAI, ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस द्वारा किए गए लेखा और प्रशिक्षण मूल्यांकन न केवल सार्वजनिक धन की सुरक्षा करते हैं बल्कि शासन में जनता का विश्वास भी बढ़ाते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया। अब राष्ट्रपति मुर्मू ने इसके बारे में वहां पे जानकारी दी कि इसके द्वारा किए गए लेखा प्रशिक्षण और मूल्यांकन न केवल सार्वजनिक धन की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, पब्लिक के पैसे को भी बचाते हैं ये, बल्कि शासन में जनता का विश्वास भी बढ़ाता है, जैसे कि राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया। ये सब चीजें राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा कही गई थी। ओके, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। टोटल 22 पॉइंट्स है, ये टोटल 22 पॉइंट्स है जिसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो जो भी हमारे स्टडीज पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो में जो नोट्स है इसको आप, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और जीके के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वो आपको PDF में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी मिल जाएगा। तो जिनको आता है तो रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।